हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांक। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे तो आर्ट एंड कल्चर में एक पर्टिकुलर सेक्शन का के टॉपिक्स जो थे वो मिस आउट हो गए थे। एंड आई हैव अश्योर्ड यू गाइस कि उसको हम सेपरेटली उसको हम हैंडल कर लेंगे। एंड दैट वाज मौर्यन डायनेस्टी। ओके, सो मौर्यन डायनेस्टी में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैनिज्म से रिलेटेड, आजीविका से रिलेटेड और बुद्धिज़्म से रिलेटेड, जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में यूट्यूब के लिए, ठीक है, जो सेशंस चलते हैं मॉर्निंग 11:30 वाले, उसमें वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मेरा प्लान ये था कि मैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, ठीक है, अलग से कंप्लीट कर दूं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी असेंशियल। ठीक है, सो दिस क्लास इज जस्ट गोइंग टू बी अबाउट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, हम मौर्यन केव के बारे में पढ़ेंगे, हम मौर्यन स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि मौर्यन सोसाइटी में व्हाट वाज रियली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सो what led to the kind of culture Mauryans had। okay, किस 321 AD में आने 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के पावर में आने के बाद से, ठीक है, 185 BC तक, जब तक मौर्यन एम्पायर रहा, उस बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, वी विल बी गोइंग इन डिटेल। ओके, सो अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी 321 BC started and it ended at 185 BC। आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर डाइड इन 320, he went back and on the way he died in 323 BC। उसके बाद नंदास की पावर बढ़ गई और नंदास को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कौटिल्य जिनको, या विष्णुगुप्त नाम से जानते हैं आप। और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो एक दूसरी राइटिंग में मिलती हैं, जो कि 10th सेंचुरी AD में लिखी हुई एक किताब थी जिसका टाइटल था मुद्रा राक्षस। ओके, सो वो चीज़ें हम लिटरेचर में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी जब रूल कर रही थी उस समय सोसाइटी में कल्चर वाइज, आर्ट वाइज, आर्किटेक्चर वाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर दैट let me do the official intro। so this is some information about me, if you are interested you can go through it। नीचे कुछ डिटेल्स दी हुई है मेरे बारे में, मेक श्योर कि आप उसको पढ़ लें। ओके, चलिए, लेट्स ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट अनअकैडमी, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंटरेक्ट कर पाने की। तो मेक श्योर कि इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें और इन सारी सेशंस को अटेंड करें। ये सेशंस अगर आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो एक स्टेप आगे जाएं, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करें, ऐप पे स्पेशल क्लासेस अटेंड करें। स्पेशल क्लासेस से अगर बेनिफिट होता है तो सिंस इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो यू कैन फर्दर मूव अ स्टेप अप और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन विल बी far बेटर ऑप्शन देन डूइंग एनीथिंग एल्स इन दिस कोविड पीरियड। ओके, सो SPYT कोड यूज़ करें, सब्सक्रिप्शन लें, सब्सक्रिप्शन के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एकदम परफेक्टली, एकदम रूटीन तरीके से चलाएं। देखें, रूटीन मैटर्स अ लॉट। ओके, और इसके साथ साथ जब अनअकैडमी आपको इतने अच्छे ऑफर्स दे रहा हो तो कोई चांस नहीं बचता कि आप ना लें इस ऑफर का यूज़। ओके, तो भाई 10,000 रुपये की बुक्स आपको अनअकैडमी आपके घर भेज देगा, क्योंकि UPSC कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कब होगा अगला एग्जाम। ओके, और कब हो रहा है आगे पीछे, पोस्टपोनमेंट इतना सारा हो रहा है कोविड के कारण, तो आपको अनअकैडमी 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है। अनअकैडमी आपको ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप कर दो और अनअकैडमी आपको कॉल करेगा। बैंक अकाउंट को यूज़ करके आपको 2 घंटे के अंदर 0% EMI पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड से मिलती। ठीक है, सो ऑल योर इश्यूज, ऑल योर डिफिकल्टीज हैव बीन टेकन केयर ऑफ। सिर्फ आपको एक काम करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, सो मेक श्योर यू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। एक और अपॉर्चुनिटी लो भाई, एक और अपॉर्चुनिटी, और इस बार की अपॉर्चुनिटी है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो तो उसका ओल्ड प्राइस था 77,000, नया प्राइस जो है 26 मई तक अनअकैडमी 57,500 में सब्सक्रिप्शन दे देगा। ऑल यू हैव टू डू इज आपको SPYT कोड यूज करना है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पता है, उसी हिसाब से 1,20,000 से घटा के 83,000। इसी तरह से आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन में भी प्राइस रिड्यूस हो गया है, तो इसका फायदा उठाएं, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। ओके, चलिए, और ये बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, इनको ज्वाइन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहें। और आइए अब हम डायरेक्टली बात करते हैं मौर्यन एम्पायर पे। ठीक है, सो देखो भाई, सीधी सी चीज़ है, हमें मौर्यन एम्पायर पे डिस्कशन करना है। और मौर्यन एम्पायर के बारे में मैं एकदम शुरू से आपको पहले बताता हूँ कि मौर्यन एम्पायर में हो क्या रहा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, अभी मैंने आपको बताया पावर में 321 BC में। ठीक है,
लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के आने के तकरीबन 200-250 साल पहले से एक नई इश्यूज, एक नए प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम चलते हैं गौतम बुद्ध के पैदा होने के भी 50 साल पहले। व्हेन गौतम बुद्ध वाज बोर्न, ही वाज बोर्न इन 563 BC। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ओके। बुद्धा वाज बोर्न इन 563 BC, ओके। अब इसके भी 50 साल पीछे चलिए। अब देखिए ये वो टाइम था, ठीक है, लेटर फास्ट ऑफ 7th सेंचुरी, अर्ली पार्ट ऑफ 6th सेंचुरी, जब आप देखेंगे कि चीजें चेंज होने लगी थी ग्राउंड पे। चेंज होने से क्या मतलब है मेरा? चेंज होने से मतलब है कि जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर था, ओके, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? जो वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करने का तरीका होता है कि भाई एक ब्राह्मण बताएगा आपको कि आपको क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं। टैक्स आप देंगे किसको? क्षत्रिय को, ठीक है। और जो सोसाइटी है वो चतुर्वर्ण परंपरा के हिसाब से चलेगी, ठीक है। सो चतुर्वर्ण परंपरा, चतुर्वर्ण परंपरा, ओके, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं 4-fold वर्ण सिस्टम, ओके, 4-fold वर्ण सिस्टम। अब आप देखिए इस चीज को बहुत डिटेल समझिए। इसका एक्सेसिव इंप्लीकेशन ये हुआ कि सोसाइटी में सिर्फ एक ही कम्युनिटी रह गई, चतुर्वर्ण में सिर्फ एक ही कम्युनिटी रह गई। देखिए ब्राह्मण जो हैं वो लॉज बना रहे हैं तो वो अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे नहीं। क्षत्रिय जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वो खुद से टैक्स कलेक्ट करेंगे नहीं। वैश्य जो हैं वही एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वही ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं। और बेचारे शूद्र जो हैं उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं गया है कि वो टैक्स पे करने की बात तो छोड़िए, उनके खाने के लाले पड़े थे। तो भाई सिर्फ एक वैश्य कम्युनिटी जो है, ठीक है, वैश्य कम्युनिटी जो है वही सिर्फ टैक्सेशन में लिए काम कर रही थी, ओके। और इससे वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी जितनी भी कमाई थी सब कुछ चली जा रही थी। तो उनको चाहिए था अ वे आउट, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे थे। वो क्या ढूंढ रहे थे? एग्जिट स्ट्रैटेजी। और ये एग्जिट स्ट्रैटेजी उनको मिलेगी, और वो भी एक तरीके से नहीं मिलेगी, 62 अलग अलग तरीकों से मिलेगी। 62 का वैल्यू कहां से आया? आपकी एनसीईआरटी की किताब में, आर एस शर्मा में ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। और हुआ क्या कि जिसको आप इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं आज की डेट में, ठीक है, यही वो एरिया था जो इस समय का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था। क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर। 9th सेंचुरी BC में आयरन के खोजे जाने के बाद आयरन का एक्सटेंसिव यूज शुरू हुआ, और पहली बार ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन है जहां पे गंगा वाटर सिस्टम है, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, उसको यूज करके सिस्टम डेवलप किया गया। और एग्रीकल्चर इवॉल्व, एग्रीकल्चर बिकेम अ इंडस्ट्री। और अभी जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं तो क्या होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेंशन कहां होते हैं? कैलिफोर्निया, एंड दैट आल्सो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को और उसके बाद सैन होजे के बीच में, उन एरियाज में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 1990s में वहां एक तरीके का आईटी बूम आया। उस आईटी बूम के कारण सारी इंटरनेट कंपनीज वहां पे बेस्ड हैं। सिस्टम जो पूरा वर्ल्ड है वो आर्टिफिशियल नेटवर्किंग से, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है, उसका हेडक्वार्टर वहां पे है, सारा जो स्टार्टअप है वो वहां पे होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस समय का सारा स्टार्टअप यहां पर हो रहा था, और इसमें स्टार्टअप में पीपल वर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ थिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड दैट्स वेयर 62 न्यू रिलीजन्स इवॉल्व्ड। अब इन्हें रिलीजन पूरी तरीके से कहना ठीक नहीं है, ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी रिलीजन में उतने बड़े फॉलोअरशिप नहीं थे, तो आप इनको कह सकते हैं 62 न्यू, ठीक है, बिलीफ सेट, ठीक है, बिलीफ सेट। या फिर अगर आप थोड़ा सा रूडिमेंट्री हो तो आप इन्हें कल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इवॉल्व किए। अब इन 62 कल्ट्स में से, ठीक है, इन 62 कल्ट्स में से 3 कल्ट ऐसे थे जो कि स्टे ऑन कर गए और रिलीजन में इवॉल्व हो गए, ओके। व्हाट वर दीज 3 कल्ट्स जो रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, ओके। दीज आर समवन जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और बाकी एवरीथिंग एल्स जो बाकी रिलीजन थे, एवरीथिंग थे, वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएंगे। तो वही इसीलिए मैंने स्टार्टअप का एग्जांपल दिया। जिस तरीके से, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप शुरू हो तो सबसे पहले स्टार्टअप शुरू होते हैं 100 और सक्सीड कितने करते हैं? 2 या 3। तो एकदम उसी तरीके से, ठीक है। सो 3
बड़े रिलीजन में जो डेवलप हुए वो थे बुद्धिज्म, ओके, जैनिज्म, ओके, और उसके अलावा देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है श्रमणा ट्रेडिशन से आया हुआ आजीविका सेक्ट। ठीक है, सो 3 अलग अलग एरिया से बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका सेक्ट, ये 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आइए, जैसे हम अभी कहते हैं ना कि अब्राहमिकल रिलीजन के 3 पार्ट हैं, ठीक है, जुडाइज्म और मुस्लिम्स यानी इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी। उसी तरीके से श्रमणा सेक्ट ग्रुप के 3 मेन रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। अच्छा, अब हम आते हैं मौर्यंस पे। ठीक है, जब मौर्यंस पावर में आए तो ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि एक बहुत बड़ा रीजन उनके सक्सीड करने का ये था कि उन्होंने किसी और की बात नहीं सुनी। उन्होंने किसी और की बात नहीं सुनी, जो पुराने रिचुअल्स और जो सारे ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर थे उनको कट थ्रू करते हुए वो रैशनल और प्रैग्मेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब पावर में आए तो ये वाई है, ओके, जब पावर में आए तो उनका रिलीजन क्या था? ही वॉज अ आजीविका, ओके, एंड लेटर ऑन इन 300 BC, ठीक है, जब उन्होंने अपने आप को पावर से साइडलाइन किया तो उनके हाथ से अपने बेटे को उन्होंने खुद ही पावर दी थी, जिनका नाम बिंदुसारा था, बिंदुसार कहते हैं, और वो जैन, ठीक है, सेक्ट के गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। उनके साथ चले गए कहाँ पे? डीप साउथ में, कर्नाटका। ठीक है, ये वही वाली कहानी है जो आपको दिगंबर और श्वेतांबर में बाद में सुनाई देगी जब हम जैनिज्म में जाएंगे। ठीक है, सो ही स्टार्टेड एज अ आजीविका एंड एंडेड अप एज अ जैन। ठीक है, बिंदुसार जो इनके बेटे थे, ठीक है, जो 298 BC में पावर में आए और 273 BC तक उन्होंने रूल किया, वो पूरी लाइफ आजीविका ही रहे। और उनके जो बेटे थे यानी कि अशोक, ठीक है, जो कि पावर में आए 273, अशोक का आपको पीरियड याद करना जरूरी है, 273 BC में, या फिर इसको 269 भी लिख सकते हैं, ये इसका रीजन मैं अभी आपको बता दूंगा, और पावर में रहे 232 BC तक। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की एज एन आजीविका, फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट, एंड एंडेड अप बीइंग अ बुद्धिस्ट, जो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ठीक है, चलो, सो अब ये 3 चीजें समझ गए आप, और इनके साथ ये भी समझ लीजिए कि हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं अशोक के टाइम पे और अशोक के बाद। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कोशिश समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, तो मेक श्योर टू डू इट। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। सो हाँ जी, अब देखिए क्या हुआ, यहां तक अगर आप चीजें समझ गए हैं तो अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं आगे, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम कि अशोक के पावर में आने के पीछे 2 रीजंस क्यों हैं। ये 273 से 269 वाला जो पॉइंट है, ये मैं एंशिएंट हिस्ट्री में यूजुअली एक्सप्लेन करता हूं, बट क्योंकि ये सेपरेट सेक्शन है मैं बता देता हूं। तकरीबन 4 साल तक पावर के लिए लड़ाई हो रही थी, पावर के लिए लड़ाई हो रही थी बिटवीन अशोक एंड हिज ब्रदर्स। ओके, सो बिंदुसार के जो बेटे थे, दे वर फाइटिंग अमॉन्ग ईच अदर फॉर किंगशिप। ठीक है, सो जैसे कहते हैं ना, किंगशिप नोज नो किंगशिप, तो वही वाली बात हुई यहाँ पे, एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुई जिसको जीत के फाइनली अशोक जो है वो पावर में आए 269 BC में। ठीक है, ऑफिशियली तो इन रिकॉर्ड्स कई जगह 273 भी लिखा होगा, लेकिन एक्चुअली उनका रूल 269 BC से ही शुरू हुआ। देयर इज सम इशू, लेट मी चेक अगर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अगर नहीं हो रहा होगा तो आई हैव टू रीडू द होल थिंग, सो नो इट्स फाइन। चलिए, हाँ, अब इसके बाद समझे चीज़ों को कि जब अशोक पावर में आए तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी ये रिलीजन थे इनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, आजीविका, जैनिज्म और बुद्धिज्म, और खास करके जिन सेक्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, सपोर्ट मिला, वो थे आजीविका और बुद्धिज्म। अब ये भी समझिए, ये तीनों रिलीजन जो है इनकी एक खासियत है, प्रोपोगेटिंग द आइडिया इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस रिलीजन्स। ठीक है, देखो
हर रिलीजन के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोपोगेटिंग द आइडिया बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट हो। जो ओल्ड सेक्ट आइडिया ऑफ हिंदुज़म था उसमें वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब्राहमिकल रिलीजन में भी ये ज़रूरी है और श्रमणा रिलीजन में भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप विचारों को आगे बढ़ाएं, और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आपको लोग चाहिए जो आपके विचारों को आगे प्रोपोगेट करें, ठीक है, प्रोपोगेटर के हिसाब से। तो अब कौन होंगे वो लोग जो आपके आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर सकते हैं? यू नीड स्पेसिफिक कुछ लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं, ऑन दीज वर मॉन्क्स, एंड दैट्स वाई आपके पास जैन मॉन्क्स भी हैं, ठीक है, आपके पास बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी हैं, इनके बारे में आप सुनते हैं, और आपके पास आजीविका मॉन्क्स भी होते थे, जो अब क्योंकि आजीविका सेक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता है तो अब उनके अलग से मॉन्क्स आपको नहीं दिखते, ठीक है। और इसकी वजह से जो भी अब देखें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर में, ये तो हम बात कर ली हमने कि किस तरीके से कोर रीजंस क्या होंगे, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो वी नीड टू, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमें पढ़ना है केव्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है पिलर्स के बारे में, ठीक है, जो रॉक पिलर्स होते थे, ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है स्तूप के बारे में, ठीक है, मेरे ख्याल से स्तूपास के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम आज डिटेल में थोड़ा और देखेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है पॉटरी के बारे में, ठीक है, जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है, एनबी पॉलिश्ड वेयर, NBPW, ओके। और इसके बाद नंबर 5 हमें पढ़ना है स्कल्पचर्स के बारे में, जो कि मौर्यन डायनेस्टी में, मौर्य एम्पायर में स्कल्पचर्स बनाए जा रहे थे, ठीक है। सो अब हम जैनिज्म, बुद्धिस्ट और आजीविका सेक्स से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। ये चीज़ एंशिएंट हिस्ट्री से आपको पता होनी चाहिए कि अशोक ने अपने रूल में, ठीक है, एक बार जब वो बुद्धिज्म की तरफ मूव करने लगे, तो ये कब, कौन सा टाइम था? दिस वॉज 261 BC, दिस वॉज 261 BC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद कलिंग वॉर। ये अगर आपको बेसिक पता हो तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। 261 BC के पहले, यानी 269 से BC से 261 BC के बीच में जो पीरियड था, वो अशोक का वो थ्रेटनिंग वर्जन आपको दिखाई देगा, जहां पे उनका एक सिंगल एम था अपनी टेरिटरी को बड़ा करना, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना थ्रू अटैकिंग न्यू एम्पायर्स, ठीक है, कवरिंग, टेकिंग ओवर, ठीक है, न्यू एरियाज। 261 BC के बाद से, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और 232 BC तक इसके बाद से वो यूज करेंगे नया मेथड जिसको हम धम्म घोष के नाम से जानते हैं, ठीक है, धम्म घोष के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज अबाउट नॉन वायलेंस, पीस एंड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को प्रोपोगेट करने के लिए वो बुद्धिज्म का सहारा लेंगे। लेकिन ही ऑल्सो बिकेम टॉलरेंट इन एक्टिंग वाइल डूइंग दिस। तो जैन और आजीविका सेक्ट के जो मॉन्क थे उनको भी सपोर्ट मिला। तो सपोर्ट किस तरीके का होगा? देखिए, अशोक ने और अशोक के बाद आने वाले जितने भी किंग्स थे, और खास करके अशोक के जो ग्रैंडसन थे जिनका नाम था दशरथ, ओके, अशोक और दशरथ ने कई सारे केव्स को रेनोवेट कराया, बनवाया। देखिए, केव्स तो पहले से होती थी, बैक इन दोज डेज नया स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनाना बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कॉन्क्रीटिंग एजेंट उतने अच्छे नहीं होते थे, कोहेसिव एडेसिव मटेरियल नहीं होते थे, ठीक है, सीमेंट का गारा का घोल बना के आप दीवार नहीं बना सकते थे, दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। तो आपने क्या किया, जो पहले से केव्स थी उन केव्स को थोड़ा फर्निश कर दिया, थोड़े वो अच्छे लगने लगे, थोड़े वो बढ़िया बन जाएं, और उनको अलॉट कर दिया आपने मॉन्क्स को, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो जैन मॉन्क्स थे, जो आजीविका मॉन्क्स थे। अशोक के टाइम पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को सबसे ज़्यादा फेवर मिला, आजीविका और जैन्स के लिए थोड़ा बहुत किया गया। दशरथ के टाइम पे भी बुद्धिस्ट और आजीविका मॉन्क्स के लिए काम किया गया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे टाइम पे और बिंदुसार के टाइम पे भी सपोर्ट मिलता था, लेकिन उतना एक्सटेंसिव नहीं मिलता था जितना इन लोगों के टाइम पे मिला। इसलिए हम इनके टाइम वाले जो केव्स हैं उन पे ही फोकस करेंगे, ओके, दैट इज ओनली इन द सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट विद द केव्स। Let's start with the caves. ठीक है, सो सबसे पहले जो हमें केव के बारे में समझना है कि अगर हम ऐसे गुफा का दरवाजा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, सब लोग, एवरीवन नोज। अब अगर आप इस गुफा के दरवाजे के अंदर सोचें आप कि अगर आपने थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है तो आपने इसको थोड़ा सा कार्व आउट कर लिया, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी इसको एक काम करो, आपने ऐसा कर लिया, ठीक है, ऐसा बना लो, ओके, कार्व आउट करने के लिए, और ये बीच का जो एरिया है इसको तुम फिलअप कर दो आप, ओके, और
अब अगर मैं इसको ढंग से बताऊं तो अब आपने क्या किया, अब आपका जो गेटवे है वो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये आपका गेटवे हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, मैं बनाते जा रहा हूँ साथ साथ बताते जाएंगे। ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका गेटवे बन गया। अब आपने क्या किया, इसके बगल में आपने डिजाइनिंग करनी शुरू कर दी। ओके, इसके बगल में आपने डिजाइनिंग करनी शुरू कर दी। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पे आपने नेटिंग कर दी, गॉट इट, इस पे आपने नेटिंग कर दी, ठीक है। अब ये जो पाथवे है, दिस इज द एंट्री टू द केव। ओके, अब आपने इसको क्या किया, ये केव अच्छी बन गई, सुंदर बन गई। इन केव्स के अंदर की जो वॉल होगी, इन केव्स के अंदर जो वॉल होगी वो भी ऊपर नीचे अंदर बाहर होगी, क्योंकि वेदरिंग और सॉइल इरोजन इन्हीं सब चीजों से केव का शेप आता है, ठीक है। तो उसको आपने स्मूदन कर दिया, स्मूदन द इनर वॉल, ठीक है। और वहां पे आपका ठीक है, ब्लैक पॉलिश वेयर वाली बात आ जाती है। जिन्हें नहीं पता हो मैं समझा दूंगा। आपने क्या किया, आपने अंदर की जो दीवारें थी उन्हें रगड़ रगड़ के प्लेन कर दिया, ताकि अंदर रहने की स्मूथ प्लेस बन जाए। ओके, अब देखिए ये जो आपने शेप बनाया ये एंट्री के लिए हो गई सिर्फ बात, ठीक है। ये अब एक तरीके का, इसको कहते हैं आपने नया फसाड बना दिया। दिस विल बी कॉल्ड एज अ न्यू फसाड। ओके, चलिए अब ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ये समझ में आ गई। ये एंट्री, इस तरह की एंट्रीज आपको कई जगह मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, कहां पे, अगर आप लोमस ऋषि केव को देखें, लोमस ऋषि केव नंबर 1, या फिर अगर आप थोड़ा सा एक और बेटर तरीके से देखें, अगर आप सोचें कि वहीं पे सुदामा केव्स है लोमस के बगल में, लोमस और सुदामा के बीच में मेरे ख्याल से 2-2.25 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है, सुदामा केव के बीच में, ठीक है। ये दोनों बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, वहां पर आपको ये डिजाइन दिखेगा, ठीक है। एक और केव है जो कि मौर्यन टाइम पे बनी थी, जो बड़ी एसेंशियल है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, एंड दैट इज धौली केव। ओके, और धौली केव जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बनी थी 261 BC के बाद। ओहो, थोड़ा सा गलत हो गया, रुकिए मैं इसको क्लीन अप कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि धौली केव वॉज मेड आफ्टर 261 BC। अब आप कहोगे ये कैसे पता, वो भी आपको समझाता हूँ, आप भी समझ जाएंगे एक बार के लिए, हमेशा के लिए। देखो, ये वही केव है जहाँ पे हाथी गुम्फा केव कहते हैं जिसको, ठीक है। ये धौली केव कहाँ पे है, धौली यानी उड़ीसा, ठीक है। ये वही जगह है जो कि कहाँ पे थी, कलिंग में, यानी उड़ीसा में, यानी उड़ीसा का मतलब हो गया कलिंग, ठीक है। पहली बात तो कलिंग पे कब्जा ही 261 BC में हुआ था लड़ाई जीतने के बाद, तो उसके बाद ही बनवाया होगा, पहला गेस। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस गुफा को देखेंगे तो इस गुफा के जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ केव, देयर इज अ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, ठीक है, स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का स्कल्पचर क्या बताता है आपको, एलिफेंट का स्कल्पचर आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नया बताता है, एंड दैट इज दैट एलिफेंट सिंबलाइजेस पीस, ठीक है। द बिग एनिमल विच इज अबाउट पीस एंड हार्मनी, दैट सिंबल इज एलिफेंट। बुद्धिज्म में हमेशा एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड हार्मनी। ओके, सो यहां पे जब आप एलिफेंट देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसका मतलब है जो रूलर रहे होंगे जिन्होंने ये बनवाया होगा, ही वॉज अबाउट पीस एंड हार्मनी। ओके, सो दिस मस्ट हैव डन आफ्टर 261 BC। सो इस तरीके से धौली केव इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल इन द मौर्यन पीरियड। सो अगर इसमें कुछ इशू हो, कोई डिफिकल्टी हो समझने में, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्या करना है, अगली चीज़ हमें जो पढ़नी है वो है पिलर्स। ओके, व्हाट वी हैव टू रीड अबाउट इज पिलर्स, and these are the pillars which were created in the Mauryan period. So भाई Mauryan pillars और Mauryan pillars से जुड़े हुए, ठीक है, स्टैचूज भी हैं। तो भाई एक एक करके समझते हैं। देखिए, पिलर्स क्यों बनाए गए, खंबे क्यों बना रहे थे भाई किंग्स,
तो पिलर्स इसलिए बना रहे थे, देखिए आज की डेट में इट इज़ वेरी 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 इजी टू कैरी फॉरवर्ड योर आइडियाज, योर थॉट्स टू द पब्लिक। पीपल लाइक अस, हमने एक वीडियो बना दिया, आपको दे दिया, आपने देख लिया, आपको वो आइडिया समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा नैरेटिव आप समझ गए। हमसे ज़्यादा हम तो छोटे लोग हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, आपने अपने पूरे आइडियाज़ को व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, सिग्नल के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। बैक इन द डे देयर वर नो टेक्निक लाइक दैट, ठीक है। तो अब लोगों से आप कैसे कनेक्ट करोगे? अगर आप अपने प्रीवियस सबसे पुरानी बात भी जानोगे तो आपको कि जी न्यूज़पेपर तो होते थे, और जो भी बड़े लीडर्स होते थे उनके ओपिनियन, उनके आइडियाज़ न्यूज़पेपर में छपते थे, और उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था कि उनका क्या कहना है, उनका क्या ओपिनियन है, वो देश को, समाज को, सोसाइटी को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, आप समझ जाते थे। 2500 साल पहले, 3000 साल पहले क्या हो रहा था, और दैट्स वेयर पिलर्स कम इनटू बीइंग, ठीक है। सॉल्यूशन ये निकाला गया उस समय कि जहां भी किंग जाएंगे या किंग नई टेरिटरी पे कब्जा करेंगे, वहां पर वो अपने एक पिलर लगवा देंगे। यूजुअली दीज पिलर्स फॉर प्रीटी लॉन्ग, ठीक है, 30 फीट 40 फीट, और इन पिलर्स के ऊपर जो भी उनके आइडियाज़ होंगे, उनके बेसिक, आप समझिए एक तरीके से जो नए स्टेट का जिसका अब आप पार्ट हैं कब्जा होने के बाद, उनका जो प्रियम्बल है वो उस पर लिख दिया जाएगा। किंग के कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स हों, ठीक है, वहाँ के जो किंग हैं वो अगर चाहते हो कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ कुछ प्रोपेगेट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें उन पिलर्स पे लिख दी जाती थी, ठीक है। मेकिंग श्योर कि जो लोकल लोग हैं वो समझ जाएं कि उनसे एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे स्टेट क्या एक्सपेक्ट करता है। सो दैट वाज द इनिशियल आइडिया अबाउट पुटिंग द पिलर्स, ठीक है। एक और रीज़न भी कई बार रहा है, कई बार ऐसा होता था कि कोई किसी किंग ने कोई एक नई ज़मीन टेरिटरी कब्जे में ली, नाउ जस्ट टू मेक श्योर कि ही इज़ द न्यू ओनर, ही इज़ द न्यू रिप्रेजेंटेटिव, ही इज़ द न्यू सॉवरेन, वो अपना पिलर वहाँ पे लगा देते थे, ठीक है। सो दिस वाज अनदर रीज़न फॉर दैट। सो इन सारे रीजंस की वजह से पिलर्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सो अगर आपने नहीं लिखा है और ये चीज़ हल्की सी भी कन्फ्यूजन हो तो एक दो चीज़ें करें। पहले तो आप समझ लें कि मौर्यन पिलर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती थी कि देवर मोनोलिथिक पिलर्स। मोनोलिथिक पिलर्स का मतलब क्या हो गया? मोनो का मतलब हो गया वन, और लिथिक का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पत्थर। सो एक सिंगल पत्थर। तो आपने क्या किया? आपने एक सिंगल पत्थर बना दिया ऐसे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए आपने इसको ऐसे पत्थर का पिलर बना दिया, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, और ये आपका पिलर हो गया, ठीक है। पिलर नीचे थोड़े से मोटे होते थे, ऊपर पतले होते थे, एकदम स्ट्रेट सिलेंड्रिकल नहीं होते थे। आप इसको ट्रेपीजियम, अगर आप इसको देखें तो फ्रस्टम जैसा कुछ होता था, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा। ये जो पिलर्स हैं इनकी खासियत ये है कि दिस इज अ मोनोलिथ, एक सिंगल पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, मोनोलिथ। अब इसके ऊपर आप देखोगे कि कोई ना कोई एम्बलम, कोई ना कोई स्टैचू रखा होता था। ये स्टैचू रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, रॉयल्टी को। ये स्टैचू किसी पर्टिकुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। तो जैसे कि आप देखोगे सारनाथ में एक स्टैचू था, जिसको सारनाथ का जो स्टैचू है, जहाँ से इंडिया का नेशनल एम्बलम लिया गया है, तो वो क्या करता था? तो देखिए यूजुअली क्या किया जाता था कि यहाँ पर मान लीजिए आपको एक स्टैचू रखना है, तो यहाँ पे ऐसे हो गया ये एक शेप, इसके ऊपर एक और शेप, इसके ऊपर यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे कोई भी एक एनिमल होता था। दिस एनिमल कुड हैव बीन अ लॉयन, ऑक्स, एलिफेंट, एनीथिंग, ठीक है। और ये बाकी स्ट्रक्चर होता था उसको स्टैंड कराने के लिए। तो ये मौर्यन पिलर्स की खासियत होती थी, ऐसे वो स्टैंडर्ड होते थे। मौर्यन पिलर्स के ऊपर कई बार ऐसा भी एलिगेशन लगाया जाता है कि मौर्यन पिलर्स वर अ कॉपी ऑफ पर्शियन पिलर्स। और पर्शियन में भी कौन से पिलर? एक्यूमेनियन पिलर्स, एक्यूमेनियन पिलर्स। नाउ व्हाट आर दीज एक्यूमेनियन पिलर्स? अब देखो 550, देखो 550 बीसी के बाद से ही, ठीक है, द पर्शियन रूलर्स वर फार मोर इवॉल्व, ठीक है। साइरस,
दारियस, जर्क्सीस, ये नाम आपने सुने होंगे शायद, ठीक है। और इनके टाइम से ही पिलर मेकिंग का काम पर्शिया में शुरू हो गया था। बट एक्यूमेनियन पिलर्स में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि एक्यूमेनियन पिलर्स जो होते हैं वो एक सिंगल स्टोन के पीस के नहीं बने होते, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, उन्हें जोड़ के वो पिलर्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ एक्यूमेनियन पिलर्स जो होते थे वो हाइट में छोटे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न पिलर्स की हाइट तो 40 फीट तक होती है, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट भी अगर आप समझ गए, लेकिन एक जो चीज़ है जिसके कारण ये आरोप लगा, ये एलिगेशन लगा कि एक्यूमेनियन पिलर्स से आपने कॉपी किया है, वो क्यों लगा? वो लगा दो चीज़ों की वजह से। पहली बात तो आर्क आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में जो एम्बेसडर आए हुए थे ग्रीक से, ठीक है, मेगास्थनीज, उन्होंने अपनी किताब इंडिका में ऐसा लिख दिया कि भाई ये तो कुछ इन्फ्लुएंस लग रहा है पर्शिया से, तो एक वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि ये दोनों, चाहे मॉडर्न पिलर्स हो चाहे एक्यूमेनियन पिलर्स हो, दे वर हाईली शाइंड, एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती थी उसमें, सो दैट वाज अनदर रीज़न। अब इन दोनों रीज़न को मिला के सामने रखता था कि हाइट तो अलग है बट लग रहा है कि सेम ही है, ठीक है। सो दैट वाज फ्यू ऑफ द थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द एक्यूमेनियन पिलर एंड मॉडर्न पिलर्स, ठीक है। अच्छा, एक बार ये चीज़ हो गई तो ये भी समझ लीजिए, ये भी लिख लीजिए साइड में कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई दे वर इरेक्टेड। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रीजन फॉर इरेक्टिंग दिस स्ट्रक्चर, रीजन फॉर इरेक्टिंग पिलर्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखेंगे, सो इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, ओके। पॉइंट नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स बताने के लिए, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 बुद्धिज्म के आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए, बुद्धिज्म के आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए। दीज लास्ट टू आर आफ्टर 261 BC ओनली, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये पिलर्स का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, पिलर्स का कंपैरिजन वाला आइडिया भी दे दिया। आगे वाली जो स्टैंडर्ड क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको बता दूंगा कि वेयर आर द माइनर रॉक एडिक्स, वेयर आर द मेजर रॉक एडिक्स, ये सारी चीज़ें हम एक साथ कर लेंगे। लेट्स चेक कि इट्स ऑल वर्किंग फाइन एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। चलिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स की, स्टैंडर्ड पिलर्स जो हैं उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आप कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई सारनाथ में पिलर है और पिलर के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर, दैट डिज़ाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर, और वहाँ से इंडिया का नेशनल एम्बलम बना दिया गया है। इसलिए सारनाथ का टेम्पल बड़ा और पिलर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारनाथ का पिलर, अब देखो सारनाथ के पिलर के बारे में पहली दूसरी जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए ये नीचे जो है ना, ये पिलर है, ये आप मान लीजिएगा नीचे पिलर का वो पिलर स्टैंडर्ड आ रहा है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आपने अगर देखा तो यहाँ पे ये, यहाँ से आपने ठीक है, ये आपने देखा कि इन्वर्टेड लोटस बना हुआ, ठीक है। इन्वर्टेड लोटस के बाद ये एबेकस का शेप आया, इसके बीच में धर्म चक्र बना हुआ मिलेगा आपको, धर्म चक्र, ये बाद में इसी को आप अशोक चक्र कहेंगे, ठीक है, धर्म चक्र। और इस धर्म चक्र के ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 लायन, ठीक है, 4 लायंस, ठीक है, बने मिलेंगे, ठीक है। मैं लायन बनाने की क्षमता तो नहीं रखता, नहीं तो मैं आर्टिस्ट बन जाता लेकिन आप समझ जाएंगे, आई होप सो, ठीक है। एक लायन का मुंह सामने की ओर रहेगा और एक पीछे की ओर, एक इधर की ओर, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप ये समझ गए हैं मैं क्या बना रहा हूँ, ओके। तो चलिए, ये दिस इज कॉल्ड एज अशोक चक्र और नेशनल एम्बलम के साथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अशोक चक्र नाउ, but actually it was called as धर्म चक्र, ठीक है। on the whole thing is called as अशोक स्तंभ,
अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारे नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ में सिर्फ इतना ही हिस्सा लिया गया है। नीचे वाला जो ये इन्वर्टेड लोटस है, इसको स्पेस नहीं दी गई है, ठीक है, उसको स्पेस नहीं दी गई है। और ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है, इसके नीचे आप एक स्टेटमेंट देखेंगे, एंड वो भी हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, सत्यमेव जयते, ठीक है। नाउ दिस इज टोटली डिफरेंट। ये सत्यमेव जयते जो है, ये आपका मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और इसका मतलब है ट्रुथ प्रिवेल्स, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ऊपर एनिमल बने हुए हैं, दे आर 4 लायंस, नॉट 3। हमें दिखते 3 हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आमने सामने और साइड का देख सकते हैं, ठीक है। पीछे देखने की क्षमता इंसानों ने अभी तक विकसित नहीं की है, तो 4 लायंस हैं, ठीक है, 3 नहीं। और कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है कि सारनाथ में ही पिलर क्यों लगा, ये कहानी आप समझ लीजिए। क्योंकि सारनाथ ही वो जगह थी जहाँ पे धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था, इसीलिए धर्मचक्र यहाँ लगाया गया। धर्मचक्र परिवर्तन से क्या मतलब है, जब बौद्ध गया से, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करके गौतम बुद्ध वापस आए, तो सबसे पहले वो सारनाथ गए, जहाँ उनके 5 पुराने मित्र कहिए या साथी कहिए, जो साथ में मेडिटेट कर रहे थे, और मेडिटेशन के बाद भी वहाँ कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, और दैट्स वाई गौतम बुद्ध लेफ्ट देम। सो व्हेन ही केम बैक, उन्होंने सबसे पहले इन 5 लोगों को सरमन दिया, इन्हें बताया, और फिर ऐसे कहा जाता है कि वंस दे वर एनलाइटेंड, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, कि उनके एनलाइटमेंट के साथ अब सोसाइटी का धर्म चक्र जो है वो परिवर्तित हो गया, वो टर्न हो गया, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारनाथ का फेमस स्तूप भी मिलेगा, ठीक है, जो बाद में अशोक ने ही बनवाया था। फाइन, तो ये कुछ धर्म चक्र परिवर्तन और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और पिलर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपको पढ़ने हैं डिटेल में। इतनी ज़्यादा डिटेल में और कोई पिलर्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन बस आपको पता होने चाहिए। देखिए, लवरिया नंदनगढ़ पिलर, दिस इज एसेंशियल, दिस वाज इन बिहार, ठीक है। इस पे भी जो ऊपर एनिमल्स हैं वो लायन है, ओके। और इसके अलावा एक और पिलर है जिसको कहते हैं रामपुरवा पिलर, ये भी कहाँ पे है, बिहार में। ये मिला बिहार में था, ये अभी बिहार में नहीं है। इस पिलर के ऊपर जो क्राउनिंग एनिमल और बाकी स्ट्रक्चर था, उस पर क्राउनिंग एनिमल यानी ऊपर जो एनिमल है वो कौन सा है, वो है बुल, ओके। एंड इट वाज टेकन फ्रॉम बिहार, और इसको कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर दिल्ली आ गई थी, ठीक है। 1947 के बाद कंफ्यूजन हो रहा था कि इसका क्या किया जाए, इसको बिहार वापस भेज दिया जाए, या फिर इसको दिल्ली में रखा जाए, या इसको म्यूजियम में भेज दिया जाए। याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स को जानना हो, अभी जो नेशनल म्यूजियम है, जिसको आपने शायद आजकल 2-4 दिन में शायद न्यूज़ में सुना हो उसके बारे में, क्योंकि नेशनल म्यूजियम को भी हटाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सो 1947 में नेशनल म्यूजियम वहाँ पे एक्चुअली नहीं था, ठीक है। नेशनल म्यूजियम 1947 के बाद ही बना है। इनिशियली नेशनल म्यूजियम के अंदर जो सारा सामान है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर रखा था, ठीक है। पहले इट वॉज कॉल्ड एज वाइसरॉय पैलेस, ठीक है, वहीं पे ये चीज़ रखी हुई थी, और वहीं पे रामपुरवा का पिलर के ऊपर का जो एनिमल था वो भी रखा गया था, द बुल। सो इस बुल का क्या किया जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, एंड देन फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि इसको राष्ट्रपति भवन पे ही रखा जाएगा। और अभी भी अगर आप राष्ट्रपति भवन को देखेंगे तो बाहर के आगे के ओपन एरिया के बाद जो सीढ़ियां हैं, जो आप हमेशा पिक्चर में देखते होंगे, ठीक है, जो स्टेयर्स हैं, उन स्टेयर्स में चढ़ने के बाद राष्ट्रपति भवन में एंटर करने से जस्ट पहले आपको रामपुरवा का बुल जो है वो सामने ही दिखाई देगा। तो इट इज राइट नाउ इन द स्टेशनड एट राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। चलिए, आई होप सो समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए, इसके बाद और कौन सा पिलर्स हैं, सनकीसा पिलर है, जिसका अगर आप देखेंगे, सनकीसा पिलर ये यूपी में है, और इसके ऊपर जो एनिमल है वो है एलिफेंट। तो बट नेचुरल इट वाज आफ्टर 261 BC,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इनके बारे में आपको जानना और इनकी डिटेल्स जानना, इनके ऊपर कौन सा एनिमल है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे स्तूप की। किसकी बात करेंगे हम? स्तूप की। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट स्तूप। हाँ, सो स्तूप के बारे में समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक बता दूं कि स्तूप इज़ एक्चुअली नॉट जैसे जितनी भी चीज़ें बुद्धिज़्म से रिलेटेड होती हैं यूजुअली वो पाली लैंग्वेज से होती हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बुद्धिज़्म का जो लिंग्वा फ्रैंका है वो पाली थी, ठीक है। लेकिन स्तूप के साथ ऐसा नहीं है। स्तूप इज़ एक्चुअली अ संस्कृत वर्ड, इट इज़ अ संस्कृत वर्ड जो कि वैदिक पीरियड से एग्जिस्ट करता था, वैदिक पीरियड से वो यूज में था। और स्तूप किस लिए यूज किया जाता था? देखिए, बुद्धिज्म पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैदिक पीरियड यानी कि 1500 बीसी से लेकर 700 बीसी तक, इस पीरियड में भी, वैदिक पीरियड में भी बहुत सारे ऋषि मुनि सेंट्स जो होते थे, ठीक है, ऋषि या सेंट्स, ये ठीक है मेडिटेशन करते थे। और मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है, ये लोग जो एक्चुअली सच है उसको जानने की कोशिश करते थे, ठीक है, जिसको आप मोक्ष के फॉर्म में या निर्वाण के फॉर्म में जानते हैं आज की डेट में, ठीक है। सो जब भी ये लोग उस पर्टिकुलर मेडिटेशन की पोस्चर में बैठते थे, तो दैट यूज टू बी, जो हम यौगिक पोस्चर कहते हैं ना, जैसे रामदेव कराते हैं पद्मासन कर लो, पद्मासन कर लो, क्रॉस लेग बैठ जाओ, एक पैर के ऊपर एक पैर करके पद्मासन कर लो। सो बेसिकली वही वाला जो शेप था उसमें ये लोग पोस्चर में बैठते थे। अब अगर मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन तक इसी पोस्चर में बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जो मिट्टी है वो इसके चारों तरफ भर जाएगी। ओके, ये चारों तरफ ऐसे मिट्टी भर जाएगी, ठीक है। एंड ओवर द पीरियड यू विल सी कि दिस विल टाइटन अप। ये हो सकता है और भर जाए, पूरे का पूरा आदमी अंदर चला जाए, ठीक है। और ये एक शेप बन जाएगा माउंड का, ठीक है, ठीक है। अब इस शेप को ही कहा गया स्तूप, ठीक है, इस शेप को कहा गया स्तूप। अभी भी कुछ साल पहले, आई स्टिल रिमेंबर, फ्यू इयर्स बैक चाइना में एक एक्सकवेशन हुआ था और एक बुद्धिस्ट मॉन्क इसी शेप में रिकवर किए गए थे। ही हैड लाइक 500 ईयर्स से वो उसी शेप में उनकी बॉडी थी। ही मस्ट हैव गॉन इनटू मेडिटेशन एंड देन केप्ट आउट ऑन डूइंग इट, देन उनकी डेथ हो गई होगी और उसके बाद उनकी बॉडी जो है वो उसी शेप में वहाँ पे रह गई। सो दैट वॉज कॉल्ड एज अ स्तूप। ओके, सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बुद्धिज्म और जो ब्राह्मणिकल रिलीजन थे इनिशियली, उनमें थोड़े एमल्गमेशन हमेशा रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सोसाइटी तो सेम ही थी जहाँ चीज़ें इवॉल्व हुई थी। तो अब हुआ क्या कि इस समय पे 7th सेंचुरी 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी में, ठीक है, एक समय पे एक सिस्टम बन गया कि जब भी कोई हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी, हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान, ठीक है, यानी कि लाइक अ ऋषि और अ सेंट, व्हेन दे डाई, उनको देखो, क्रीमेशन का जो तरीका है, पहले तो फायर क्रीमेशन नहीं किया जाता था, ठीक है। तो द बरियल टेक्निक, ठीक है, उनका जो बरियल टेक्निक था वो यही था कि उनको, ठीक है, पद्मासन वाले पोस्चर में एज इफ दे आर डूइंग मेडिटेशन ही बरी किया जाता था। इवन इफ बाई 5th सेंचुरी बीसी, इवन इफ अगर कोई नॉर्मल अपने घर पे रात में सोते हुए भी मर गया और ही वॉज अ ऋषि मुनि, देन उनको अगले दिन जब बरी किया जाएगा, ठीक है, तो उनको इसी पोस्चर में बरी किया जाता था, माउंड बना के, एंड दैट यूज टू बी कॉल्ड अ स्तूप। ओके, सो बट नेचुरल है दैट 483 बीसी में when साक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्ध, he also got his महापरिनिर्वाण, ठीक है, when you pass from the this world, उसको गौतम बुद्ध के केस में महापरिनिर्वाण कहा गया है कि निर्वाण, and that also of the maximum level, so महापरिनिर्वाण, ठीक है। सो महापरिनिर्वाण जब उन्होंने प्राप्त किया 483 बीसी में, यानी 80 साल के रहे होंगे, 563 बीसी से 483 बीसी, ठीक है। सो उनके चारों ओर भी ऐसे ही शेप बना दिया गया कुशीनारा में, ठीक है, कुशीनारा।
ये कुशीनगर का, उस समय कुशीनगर का प्रोनाउंसिएशन यही था, ठीक है। तो यूपी में जो कुशीनगर है वहां पे उनको भी इसी शेप में पहले आपने ग्रेव में रखा। गुड। अब हम आते हैं सीधे हमारी कहानी के हीरो पे, एंड दैट इज अशोक, ठीक है। अब हम आते हैं कहानी की मेन हीरो पे जो है अशोक। अशोक, मैंने आपको बताया 261 बीसी के बाद जब उन्होंने आइडिया प्लान किया धम्म घोष यूज करने का, तो आइडिया यह था कि आपको बुद्धिज्म को प्रोपगेट करना है। क्या करना है? बुद्धिज्म को प्रोपगेट करना है। अब बुद्धिज्म के बारे में आपको एक चीज और पता है, ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में आपको एक चीज और पता है दैट बैक इन द डे बुद्धिज्म में कोई स्टैचू, कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी। देयर वॉज नो आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप केम इन बुद्धिज्म ओनली आफ्टर 1st century AD। मैं ये अलग से लिखवा देता हूं, 1st century AD में, ठीक है, 1st century AD में, ठीक है, कनिष्क वॉज द किंग, कुशाना किंग कनिष्क, जिन्होंने कश्मीर में 4th, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई, ठीक है। वहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया, और या फिर वहां पे जितना भी बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट थे जहां कंफ्यूजन हो रहा था उसको क्लियर आउट किया, और पहली बार महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म, ठीक है, हीनयान बुद्धिज्म में डिफरेंस क्रिएट किया गया, ठीक है। और जो बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के टाइम पे डेवलप हुआ था, बेसिक आइडियाज, ऑल दैट वेंट इनटू हीनयान। और आइडल वर्शिप यानी गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के उनकी पूजा करना पहली बार महायान बुद्धिज्म में 1st century AD के बाद ही शुरू किया जाएगा। यानी व्हेन अशोक वाज किंग, ठीक है, 261 के बाद, यानी कलिंग जीतने के बाद 261 से 232 BC तक, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग अ बुद्ध और आइडल ऑफ गौतम बुद्ध, ओके, शाक्य मुनि। तो अगर आप किसी की मूर्त नहीं रख सकते हैं तो आप उनके आइडियाज को प्रोपोगेट कैसे करेंगे? देखिए, आइडियाज प्रोपोगेट करना एक बड़ा ही डिफिकल्ट काम है, ठीक है। स्टैचू बहुत ज्यादा चीजें इजी कर देता है। व्हेन यू सी अ ह्यूमन स्टैचू तो आप उससे बड़ी जल्दी रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है, तो फिर वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट्स वेयर अ न्यू आइडिया केम टू अशोक्स माइंड। अशोक ने कहा कि कोई बात नहीं, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। उन्होंने अब क्या किया? कहा ऐसा जाता है कि कुशीनारा में जो स्तूप था जिसके अंदर एक्चुअल मेन बॉडी थी, और उसके अलावा जो गौतम बुद्ध के रेलिक्स थे, जो भी उनका सामान था, जो भी उनका पर्सनल यूज का, जो उनके साथ ग्रेव में रख दिया गया था या बाकी जगहों से उन्होंने इकट्ठा किया, और इन सारे रेलिक्स को उन्होंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 9 पार्ट्स में। और अब उन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध का एक स्तूप था ऑलरेडी, कहां पे? कुशीनगर में। कब से? 483 BC से। अब इसकी जगह उन्होंने 9 पूरे मिला के नए स्तूप बनवा दिए। मतलब एक पहले से था कुशीनगर वाला, ठीक है, कुशीनगर लिख रहा हूं मैं, उस समय कुशीनारा लिखते थे, और 8 उन्होंने नए बनवा दिए, ठीक है। आइडिया ये था कि जहां जहां हमें प्रोपोगेट करना है वहां पे सिंबलिज्म के लिए इसको रख दो, ठीक है, और आधा काम तो ऐसे ही आसान हो जाएगा। अब ये 8 के 8, ये पूरे 9 के 9 जो पूरे बचे, कुशीनगर के अलावा 8 और जो साइट्स हैं जहां पर स्तूप बनाए गए, वो मैं आपको बता देता हूं। वो बहुत एसेंशियल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जो 16 जनपद हैं उनमें से जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट वही हो, ठीक है, और भी चीजें हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है अलकपा, ये साइट्स के नाम हैं, प्लीज इन्हें मेंशन कर लें अपने साथ, ठीक है। रामग्राम, ठीक है। थर्ड इज विथ पिदा, VETHAPIDA, ओके। फोर्थ इज पिपलिवना, ये सिद्धार्थनगर में है, यूपी में, गोरखपुर के पास, ठीक है। राजगृह, दैट इज द कैपिटल सिटी फॉर मौर्य, ठीक है, यही बाद में के बगल में पाटलिपुत्र बना, ठीक है। कुशीनारा द ओरिजिनल वन, उसके अलावा वैशाली द बिग टाउन, ठीक है, ये महाजनपद था वैशाली। 8वां पावा,
PAVA, okay. And the 9th and the final one is Kapilavastu, where he was, ठीक है, कपिलावस्तु। चलिए, सो ये वो 9 साइट थे। ये जरूरी नहीं है कि महाजनपदास ही हों, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और एक बार अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और मैं अब आपको स्तूप के बारे में कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब जो भी लोग स्तूप को लेके थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है, एक स्तूप मैं आपको यहाँ पे आज बता देता हूँ। बाकी और ज़्यादा डिटेल अगर आपको समझनी होगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो फ्री क्लासेस हैं, फ्री लेक्चर्स हैं जो चल रहे हैं, उनको अटेंड कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फाइन। सो अब देखो, मैं एक स्तूप बना देता हूँ, बेसिक स्तूप, जो कि आपका काम बड़ा इजी कर देगा, ठीक है। ये हो गया ऊपर का शेप, इसको कहते हैं आप अंड, ठीक है, क्योंकि ये, ठीक है, अंडा शेप का है। इसके नीचे आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा बना लिया, दिस विल बी कॉल्ड एज मेधी, ठीक है। यहाँ पे एकदम बीचों बीच में आपने यहाँ पे वो रेलिक्स रख दिए जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, गौतम बुद्ध के रेलिक्स की, ओके। और रेलिक्स के एकदम एग्जैक्टली ऊपर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बनाएंगे हर्मिका। क्या बनाएंगे? हर्मिका, ठीक है। ये हो गया आपके रेलिक्स, इस पे अभी हम लिख देते हैं रेलिक्स भी। इसके ऊपर आपने एक स्ट्रेट, आपने समझ लीजिए एक पोल लगा दिया। दिस पोल इज कॉल्ड एज, जो पोल शेप का लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज यस्ती, ओके। और यहां पर आपने प्लेट्स जैसी 3 बन गई, ठीक है, बस देखते जाइए, ठीक है। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज अ छतरी, एंड ईच ऑफ द प्लेट इन द 3 प्लेट्स, छतरी में जो है, उनका सिंबॉलिकली मतलब है, और वो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। 3 हैं। द फर्स्ट वन इज वन विच रिप्रेजेंट बुद्धा हिमसेल्फ, ठीक है। द सेकेंड वन रिप्रेजेंट धम्मा, ठीक है, दैट इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस। एंड द थर्ड वन रिप्रेजेंट संघ, ठीक है, नॉट अभी वाला, ठीक है, नॉट RSS वाला, पुराना वाला संघ, जहां कम्युनिटी, जिसमें सारे के सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। फाइन। अब ये इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, अभी अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप टेंपल में, ठीक है, पूजा करने के बाद टेंपल का एक राउंड मारते होंगे, ठीक है। अगर आप किसी सूफी दरगाह पे जाते हैं तो वहां भी एक राउंड मार के आ जाते हैं आप, गोल गोल। तो ये वही गोल गोल घूमने की जगह है, ठीक है। इसको कहते थे प्रदक्षिण पथ, प्रदक्षिण पथ, ठीक है, प्रदक्षिण पथ। और ये इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप बनाएंगे गेट्स, ठीक है, यहाँ पे आप बनाएंगे गेट्स। इसके एग्जैक्ट पीछे होता है गेट, लेकिन क्योंकि वो छुप जाएगा इसलिए मैं गेट थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, ठीक है। ये अगेन सर्कुलर शेप है, ठीक है, देखते जाओ बस। गॉट इट? ओके। नाउ ये जो है, दिस इज द आउटर वॉल। नाउ दिस आउटर वॉल इज कॉल्ड एज वेदिका, ओके। और ये जो गेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज तोरान, और यू कैन कॉल देम गेटवे, ठीक है। अभी हम तोरान पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तोरान कैसे होते थे, क्या होता था उस पर, उसके ऊपर कौन कौन से डिज़ाइन बने होते थे, ऑल सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी यूजुअली पाली लैंग्वेज में है, ठीक है। कुछ और बचा जो मुझे नॉमेनक्लेचर जिसको प्रोवाइड करना है, हाँ, अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेलिक्स ऑफ बुद्ध, ओके। और दिस इज कॉल्ड एज, कहाँ लिखूं, यहीं लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रदक्षिण पथ, प्रदक्षिण पथ, ओके, टू गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आपका स्तूप हो गया जो कि मौर्यन पीरियड में बनता था। दिस इज नॉट द वन विच यू सी एट सांची। सांची वाला थोड़ा सा और एलाबरेट है,
और वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में बना। दिस इज मौर्य पीरियड का स्तूप, ठीक है। इसमें और चेंजेस आएंगे, फिर वो वाला बनेगा, उसको बनाते हुए मैं आपको बता दूंगा। एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट सांची का जो स्तूप है वो बनवाया बिल्कुल अशोक ने था, लेकिन वो जो 9 मेन स्तूप हैं उनमें से एक नहीं है। कंफ्यूज नहीं होने का, ये वो पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी यूपीएससी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ समझा देता हूँ कि ये जो 4 हम अब तोरान पे बात करेंगे। तोरान पे थोड़ी सी बात करने के लिए मैं को थोड़ी बहुत चीज़ें और समझा दूँ मैं आपको। तोरान, ओके, तोरान इतने ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो आपको तोरान अब सरनेम्स भी मिल जाते हैं। जो कुछ बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो अपना सरनेम तोरान भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गेटवेज आर कॉल्ड एज तोरान, ठीक है। 4 अलग अलग डायरेक्शन में तोरान होते थे, ठीक है। ऑब्वियसली चारों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और इसका एक कॉन्सेप्चुअलिटी होता है, वो कॉन्सेप्चुअलिटी मैंने फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में समझा दिया था। यहाँ पे मैं बस इतना समझा देता हूँ आपको कि आप मगअप करके प्रीलिम्स का काम चलाते हैं कि जो ईस्ट वाला तोरान का मतलब गेटवे, चारों डायरेक्शन में एक गेटवे। ईस्ट वाले गेटवे जो है दैट रिप्रेजेंट बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है। जो वेस्ट वाला है, ओके, दैट रिप्रेजेंट धर्म चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, ओके। जो नॉर्थ वाला है, ओके, दैट रिप्रेजेंट महापरिनिर्वाण, and the south one that represents just the nirvan, that is the one which he got जब वो सारनाथ से आने से पहले बोध गया वाला, ठीक है। और महापरिनिर्वाण इज द वन जो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और धर्म चक्र परिवर्तन जो था वो सारनाथ में हुआ था। और बर्थ जो है वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी सबसे पहले लुम्बिनी। तो अब अगर आप इन चारों जगहों को मैप पे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक तो अगर आप लुम्बिनी को रख दें, पहले आप लुम्बिनी को सेट करिए, ठीक है। और लुम्बिनी से किस डायरेक्शन में पड़ेगा धर्मचक्र सारनाथ, तो वो आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें। तो भाई यहाँ पे आपको पड़ेगा लुम्बिनी से बोध गया, ठीक है। इधर आपको पड़ेगा बनारस यानी सारनाथ, और उसके बाद यहाँ पड़ेगा कुशीनगर। तो ये वो 4 डायरेक्शन है, और इसीलिए ये शहरों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए, सो एक बार ये चीज़ें समझ गए आप, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो आउटर वॉल थी दैट वाज कॉल्ड एज अ वेदिका। ओके, अब वेदिका का जो इंपॉर्टेंस है वो भी ओवर द पीरियड चेंज होते जाएगा। कैसे, देखिए, वेदिका which is the boundary wall, okay, which is the boundary wall. Now understand this thing. Vedika was initially in the Mauryan period built by wood, okay. Later on you will see कि वेदिका जो है वो चेंज कर दिया जाएगा और वो पत्थर का बना दिया जाएगा, लेकिन वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में होगा। इनिशियली इट वाज मेड अप ऑफ वुड, और वुड के वेदिका पे, वॉल पे, आउटर वॉल के ऊपर आप देखेंगे बड़ी ही इंट्रिकेट कार्विंग्स की जाती थी, डिजाइन बनाए जाते थे, और वो क्या उसमें शेप किए जाते थे, क्या बनाया जाता था, तो आप पूरी की पूरी स्टोरीज बनाते थे। और कौन से स्टोरीज, जातका स्टोरीज। नाउ यू विल हैव अनदर इशू, सर ये जातका स्टोरीज क्या होती हैं। तो जातका स्टोरीज होती हैं, वो आप समझ लीजिए, और फिर हम तोरान पे एक और चीज की बात करेंगे। जातका स्टोरीज आर द स्टोरीज ऑफ बुद्धाज प्रीवियस लाइफ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम यहाँ हीन यान से को हैंडल कर रहे हैं, द इनिशियल बुद्धिज्म, जहां पे बुद्धिज्म में बुद्ध की खुद की आइडल वर्शिप आप नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने तरीका निकाला, अब आप उनके प्रीवियस लाइफ में चले गए, ठीक है, और आप स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्ध, स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्ध, ओके। तो ये होगी वेदिका के चारों ओर जो जातका स्टोरीज
दीवारों पे बनी हुई है, वो दीवार भी किसकी है, वुड की वॉल है। ओके चलिए, अब ये समझने के बाद मैं आपको तोरान के बारे में एक चीज़ और बता दूं। ये तो तोरान के बारे में कुछ चीज़ें हो गई कि कहाँ कहाँ तोरान बने थे, तोरान कैसे होते कैसे थे वो समझ लीजिए। देखिए मैं अगली साइड पे बना देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस नहीं था उस पर। देखिए अगर आपने कुछ नहीं, आपने बस ऐसे इसको दो लगाना है, ठीक है। गॉट इट। फाइन। अब देखिए आपने क्या किया, अब आप ये आपने क्या किया, आपने एक प्लैंक लिया, उसको सामने लगाया और दो प्लैंक सीधे खड़े किए, उसके ऊपर दो प्लैंक लगा दिए और ये आपका एंट्री पाथ बन गया। ठीक है, ये आपका एरो जो है, ये गेटवे का एरो बन गया, ये गेटवे बन गया। इसके ऊपर भी आपने यहाँ पे भी जातका स्टोरीज कार्व कर दी। अच्छा, मतलब ऐसे स्पेलिंग्स नहीं लिखे थे जातका स्टोरीज की, ठीक है, पूरी की पूरी डिजाइनिंग थी, अलग अलग जातका स्टोरीज बहुत सारी हैं, ठीक है। लाइक गौतम बुद्ध की माँ के ऊपर एक जातका स्टोरी है, ठीक है, वो हो गई, या फिर एक और भी कई सारी स्टोरीज हैं, तो उन स्टोरीज को इस पर कार्व कर दिया गया, इन पे यहाँ पिलर्स पे, इधर इधर, ऑल दिस वॉज कार्व्ड बाई जातका स्टोरीज। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब यहां तक अगर बात कर ली तो अब हमने स्तूप भी, जो मौर्यन पीरियड का स्तूप था, वो डिस्कस कर लिया है। अब हम अगले स्लाइड पे आएंगे और इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आई थिंक मेरे स्टैंडर्ड स्लाइड्स जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं थोड़े से और नए स्लाइड्स को खोल लेता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। चलिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन ना। हाँ, सो दिस इज़ गुड। हमने जातका स्टोरीज तक बात कर ली है, अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, इसके बाद हमें जो बातें करनी है वो हमें बात करनी है स्कल्पचर्स इन मौर्यन पीरियड। स्कल्पचर्स इन द मौर्यन पीरियड। अब देखिए, एक बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सी बात जो आपको यहाँ समझनी होगी वो ये है कि दिस इज थर्ड सेंचुरी बीसी, दिस इज सेकेंड सेंचुरी बीसी। इस समय पर जो ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है ना, ट्रिनिटी, द हिंदू ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व नहीं हुआ था। वो पूरी तरीके से इवॉल्व गुप्ता पीरियड में होगा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में उनका जिक्र हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल ग्रो करके आने में एग्जिस्टेंस में ट्रिनिटी को गुप्ता पीरियड हो जाएगा। तो इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश एज सच ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है और उनसे रिलेटेड जो पूरी पूजा अर्चना होती है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। स्टिल ब्राह्मण्स आर स्टिल देयर, ब्राह्मण्स आर स्टिल देयर, ठीक है। रिटन फॉर्म में इस समय आपको कहीं पर भी रामायण या महाभारत जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो उस पर जो राइटिंग्स हैं वो भी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो भाई इस समय किन लोगों की आइडल वर्शिप हो रही थी, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई बुद्ध की आइडल वर्शिप नहीं हो रही थी, ठीक है। तो बुद्ध की भी आइडल वर्शिप नहीं हो रही है, तो आइडल वर्शिप हो किसकी रही थी? आइडल वर्शिप हो रही थी दो डीटीज की, टू डीटीज वर देयर एंड दे वर यक्ष एंड यक्षिणी, ठीक है। जब आप एएल भासन को पढ़ेंगे, ठीक है, एएल भासन जो आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप आर एस शर्मा को पढ़ते हैं, तो आर एस शर्मा के जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उनका नाम था एएल भाषण ये बताते हैं कि यक्ष और यक्षिणी, ठीक है, मेल एंड फीमेल वर्जन थे और इनका बहुत ज़्यादा
इनको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता था. दे वर काइंड ऑफ अ somewhere in between human beings and the gods. They were considered as someone who can carry your message to the god and bring back the prized possession from the god to you. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था जो यहां पर एग्जिस्ट करता था. ठीक है, सो अब हम यहां पे आगे बात करना शुरू करेंगे यक्ष और यक्षिणी की. और यक्ष और यक्षिणी सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदुज्म में नहीं बताए मिलेंगे, जो मैंने आपको ब्राह्मणिज्म के हिसाब से बताया. ठीक है, या आपको और जैनिज्म में, ओके, और बुद्धिज्म में भी कहीं ना कहीं इवॉल्व मिलेंगे. तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस तरीके से यक्ष और यक्षिणी का प्रेजेंस है. देखिए, यक्ष और यक्षिणी के प्रेजेंस के लिए आप इसको इस तरीके से समझें हम कि देखो, जब हम हिंदुज्म की बात करते हैं, ठीक है, और हिंदुज्म से भी ज़्यादा बेटर टर्म जो है यहाँ पे वो है ब्राह्मणिकल बिलीव्स. ब्राह्मणिकल बिलीव्स, बिकॉज मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट 4th सेंचुरी एडी, यानी कि गुप्ता एम्पायर के फुल ग्रोथ के पहले हिंदुज्म वर्ड यूज करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है. सो अगर आप इसको ब्राह्मणिकल बिलीव्स या फिर लेटर वैदिक रिचुअल्स कह लें तो ज़्यादा बेटर होगा. अब इस समय पर भी अब देखें, जब 4th सेंचुरी एडी तक जब पहली बार महाभारत पूरी लिख के रेडी हुई तो उसमें भी मेंशन किया गया कि भाई पुराणों में ये कहानी है. महाभारत में लिखा है कि पुराणों में ये कहानी है. 4th सेंचुरी एडी में लिखा जा रहा है कि पुरानी कहानी है महाभारत की, जहां पर युधिष्ठिर और उनके 4 भाई पांडव, ठीक है, ये जब जंगलों में जाते हैं तो ये किससे मिलते हैं? ठीक है, ये मिलते हैं यक्ष से. एंड यक्ष हैज सर्टेन सेट ऑफ questionnaire for them, as if he was Derek O'Brien and he was playing some kind of Bonvita quiz contest. But whatever it was, यक्ष had a set of questions for them. और 4 पांडव आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है. उसके बाद युधिष्ठिर पहुंचते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और उसके बाद अपने 4 भाइयों को वापस जिंदा कराकर वापस ले आते हैं. ठीक है, ये कहानी मेरे ख्याल से आप सबने सुनी होगी. तो इस कहानी का काम बस इतना था टू प्रूव करना कि उस समय के जो ब्राह्मणिकल बिलीफ सेट थे उसमें यक्ष का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था. इसी तरीके से अगर आप जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म में आपको अभी अलग ही पढ़ाया भी जाएगा आर्ट एंड कल्चर की क्लास में, और अदरवाइज अगर आपको पता है तो इट्स गुड कि इन टोटल देयर आर 24 तीर्थंकार्स. नाउ related to in the equivalent amount of 24 Tirthankar, there are statues or idols of 24 yakshinis who are prayed to. ठीक है, they are 24 yakshinis are considered, are treated as deities in Jainism. ओके, और उनका स्टैचू भी बनाया गया है. ठीक है, तो वो जैनिज्म की बात हो गई. जब हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि स्तूप के, जो अभी हमने स्तूप की बात की, स्तूप के गेट पे जो तोरान है, तोरान में जातका स्टोरीज के साथ यक्षनीस को भी बनाया जाता है दरवाजे पे. ठीक है, तो यक्षनीस का एक मेंशन तो वहां बुद्धिज्म में आ गया. इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अगर आप तो आपको बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पर यक्षिनीज का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. इसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट यक्षिनी है जिनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जो है सलभंजिका यक्षिनी. ओके, क्या नाम है? सलभंजिका. एक जातका स्टोरी तो ये भी कहती है कि सलभंजिका यक्षिनी वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध. ठीक है, उनके हाथ में साल वृक्ष का एक डाल होती है और फिर वो त्रिभंग पोजीशन में खड़ी होती है. ठीक है, उनके हाथ में शाल वृक्ष की एक ढाल होती है और वो त्रिभंग पोजीशन में खड़ी होती हैं, और फिर वहां से उस पोस्चर को बड़ा ही ऑस्पिशियस माना जाता है बुद्धिज्म में. ओके, सो ये एक चीज़ है जो आपको अलग से पता होनी चाहिए. चलिए, जब हमने यहाँ पे आइडल्स की बात कर ली कि स्कल्पचर्स अगर मिलते हैं तो किसके मिलते हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे पॉटरी की. किसकी बात करेंगे हम? मौर्यन पॉटरी. मौर्यन पॉटरी. ओके, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉटरी जो है, एक चीज पहले तो आप समझ लीजिए कि पॉटरी एग्जिस्ट करती थी ना ही सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बट उसके भी पहले से. ठीक है, इवन इन 4000 BC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले जो एग्जाम्पल मिले हैं वो मिले हैं 3300 BC में. लेकिन 4000 BC में भी आपको नाल पॉटरी,
नाल पॉटरी मिलेगी, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज गूगल नाल पॉटरी, ओके। खैर मौर्यन पीरियड आते आते चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी। पॉटरी का यूज़ आई होप सो आप सबको पता है। एज एंड व्हेन 6000 BC में जब इंसान ने एग्रीकल्चर की ओर मूव किया एंड ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, ही नीडेड सम इक्विपमेंट, सम गैजेट्स, सम थिंग्स टू कीप विद हिम, ठीक है। अगर भाई आप रात में सो रहे हो, पहले तो आप जंगलों में पानी पीने रात में तालाब में चले जाते थे, लेकिन अब आप आपके पास घर है तो आप चाहते हो कि पानी बगल में रखा रहे, तो भाई आपको एक पॉट चाहिए उसके लिए जिसमें आप पानी रखो। आपको अगर खाना बनाना है तो आपको कुछ सीरियल्स चाहिए, आपके घर में गेहूं होगा, चावल होगी, तमाम चीज़ें होंगी, तो आप कहाँ रखोगे? दैट इज ऑल्सो यूल कीप इन पॉट्स। सो इस तरीके से पॉट्स बहुत एसेंशियल हो गए ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन एज एंड व्हेन जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटीज बढ़ती गई, पॉट्स की क्वालिटी बेटर होती गई, पॉट्स की क्वालिटी बेटर हो गई। यानी आप थोड़े से ज़्यादा अमीर हो गए तो आपने अपनी पॉट्स के ऊपर डिज़ाइन बनवाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम आज की डेट में क्रॉकरी या कटलरी के साथ करते हैं। यू आर रिच सो यू विल यूज सिल्वर स्पून, आई एम पुअर आई विल यूज लाइक एल्यूमिनियम का स्पून, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो पॉटरी उसी तरीके से काम करती थी। तो अगर आप पॉटरी को एनालाइज करेंगे तो आप उस समय के और उस सोसाइटी के बारे में बहुत सारी डिटेल आइडियाज निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालना इजी हो जाता है। सो मौर्यन पॉटरी को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ पे मिलता है नॉर्दर्न, जो हमें पॉट्स जिस तरह के मिलते हैं वो हम उनसे कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नाउ व्हाट आर दीज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर? NBPW, ओके। नाउ इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, आर कंसिडर्ड कि पॉटरी के एज में और वो भी मड यानी क्ले पॉटरी के एज में दिस वाज द पिनाकल, इसके आगे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत ही शाइनिंग, पूरी की पूरी ब्लैक कलर की और बहुत ही ज़्यादा शाइन, यानी बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल को यूज़ करके इनको बनाया जाता था। तो दैट इज़ एक्सटेंसिवली गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से इनको बना के डेवलप किया जाता था, एंड दैट इज़ व्हाट वाज यूज्ड इन द मौर्यन पीरियड। सो दैट इज़ ऑल जो आपको पॉटरी के बारे में जानना है। लेट मी चेक कि अगर कोई और पॉइंट हो जो मिस ना हो गया हो। ना, दैट्स ऑल जो आपको पॉटरी के बारे में जानना है। अलग अलग पॉटरी एक्सकवेशन अलग अलग जगह से फेज में हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न के बारे में, और पोस्ट मॉडर्न के बारे में आई होप कि मैं डिटेल की एक और क्लास बना दूंगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द होल डिटेल पोस्ट मॉडर्न थिंग, ठीक है। अब देखिए, लास्ट मौर्यन रूलर वॉज किल्ड इन 185 BC। ये सारी चीज़ें एंशंट वाले मैराथन में भी हैं, ठीक है। बाय हिज ओन जनरल, हिज ओन नोबिलिटी मैन पुष्पमित्र सुंग, Pushpamitra Sung, and Pushpamitra Sung started the Sung dynasty. Okay, he himself was a ardent fanatic Brahminical actually. Okay, he was a fanatic Brahmin. Okay, that's just keep it simple. He was a fanatic Brahmin. Okay, जिन्होंने पावर में आते ही सारे के सारे मॉन्क्स को मारना शुरू कर दिया और ब्राह्मणिज्म को वापस से डेवलप करना शुरू कर दिया। बट सुंग डायनेस्टी भी बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं, और उसके बाद वाले पीरियड में आप देखेंगे कि वापस से एक बार बुद्धिज़्म का राइज होगा, ठीक है। वैसे ही केव टेम्पल जैसे पहले बने थे वैसे ही केव टेम्पल वापस से बनाए जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही जैसे कि स्तूप बने थे, स्तूप को कई बार तोड़ भी दिया जाएगा तो स्तूप्स को वापस से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और जब स्तूपों को वापस से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उसमें कई सारे चेंजेस लाए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन से केव्स में चेंजेस किए जाएंगे, किस तरीके से केव्स अब डेवलप होंगे, ये वो पीरियड है जब आप अजंता और अजंता केव को पहली बार डेवलप होते देखोगे, ठीक है। केव्स के अंदर अब पिलर्स खड़े किए जाएंगे, एप्साइडल वॉल्स कहा जाएगा उनको, और ये सारी चीज़ें, और केव्स को ही डेवलप करके चैत्य और विहार में भी कन्वर्ट किया जाएगा। चैत्य वो जगह जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेट कर सकते हैं, और विहार वो जगह जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स आराम कर सकते हैं। याद रखिए, पुराने केव्स पे इतनी डिटेल प्लानिंग नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें अब हम एक और क्लास मोस्ट प्रॉब्ली शेड्यूल करेंगे इसी के लिए, और वहाँ पे करेंगे। याद रखिए, ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ये ऑलरेडी स्पेशल क्लास में एवरी डे 2 PM होती हैं,
और वहाँ पे इन क्लासेस को आप भी अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू हैव टू डू इज, ये नीचे एक लिंक है unacademy_shwetank, इसको फॉलो करिए, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी क्लास की। ऐप डाउनलोड करिए, क्लासेस अटेंड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज क्वेश्चन यू कैन गेट इन टच, ओके। एंड नाउ विल एंड द सेशन, एंड बिफोर एंडिंग लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि इफ पॉसिबल मेक श्योर कि अपने आप को टेस्ट के लिए रजिस्टर करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो May 26 से पहले सब्सक्रिप्शन ले लें, ओके। दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, हैव अ लवली डे, हैव अ नाइस डे, एंड या दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, थैंक्स।